नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए राजस्थान की नदियों के बारे में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने अरब सागर का प्रवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह तंत्र के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं हम आज के इस बचे हुए शेष पार्ट की। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें हाड़ौती और पूर्वी मैदान की जो नदियां हैं हमारी, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में और पूर्वी मैदान की जो नदियां हैं उनके बारे में। ये नदियां उत्तर और पूरब की दिशा की ओर बहती हैं। अब इन नदियों में सबसे मुख्य नदी है हमारी चंबल नदी। तो साथियों, आपको अगर चंबल अच्छे से याद हो गया बंगाल की खाड़ी में, तो ये मान लो आपका पूरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र आपको जल्दी याद हो जाएगा। चंबल सबसे लंबी नदी मानी जा रही है बंगाल की खाड़ी की, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो लगभग मैंने 10 पेज को चंबल नदी के बारे में बताया है। इसकी सहायक नदियों के बारे में सब चीज़ को मैंने डिटेल्स के साथ लिखा है। तो आप लोग इससे अच्छे बेटर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। चंबल नदी की सबसे पहले बात करते हैं भाई, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसको कामधेनु के नाम से जानते हैं, चरमवती और शदानीरा, ये 3 नाम इसके हैं। और इसके आगे देखते हैं हम, देखिएगा चंबल नदी का जो उद्गम होता है साथियों, वो जाना पाप की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में यह 325 किलोमीटर लंबाई में बहती है। एमपी में कितनी लंबाई है इसकी? 325 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कितनी बनाती है, तो ये बनाती है 241 किलोमीटर। ये दोनों राज्य जो हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनकी 241 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। यह नदी 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी है वो साथियों अध्यारोपित नदी का एक उदाहरण है। अध्यारोपित का मतलब होता है अपना रास्ता छोड़ देने वाली नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और सबसे अच्छा आपको याद भी रखना है, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है। राजस्थान की अधिकांश नदियां अपने ढाल का अनुसरण करती हैं, इसलिए अनुगामी कहलाती हैं। राजस्थान में जो अधिकांश नदियां हैं वो अपने ढाल का क्या करती हैं? अनुसरण, इसलिए वो अनुगामी कहलाती हैं। और अपने ढाल का अनुसरण करने वाली मुख्य नदी क्या कहलाती है? अनुवर्ती नदी कहलाती है। अपने ढाल का अनुसरण करने वाली सहायक नदी जो मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। ये आपको याद रखने छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब हम कुछ विशेष तथ्य जानेंगे। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो मात्र 3 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। राजस्थान में प्रवेश चंबल नदी करती है साथियों चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश स्थान कौन सा है, तो चौरासीगढ़ है चित्तौड़गढ़ जिले में। ये आपको याद रखना। चंबल नदी पर एक जलप्रपात भी बना हुआ है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, बामनी जो नदी है, ये बामनी नदी भैंसरोडगढ़ किले पर चंबल नदी में मिलती है। तो याद रखना, बामनी जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, जो चंबल में कहाँ पर मिलती है? भैंसरोडगढ़ किले पर मिलती है, यानी कि चित्तौड़गढ़ पे। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखना। इनका क्रम काफ़ी बार पूछा जाता है उद्गम स्थल से समापन की ओर। तो गांधी सागर बांध की बात करते हैं तो ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। 1960 में इसको बनाया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इससे बिजली कितनी बनती है साथियों? 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा सागर है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। यह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। 1970 में इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान में चंबल परियोजना का यह सबसे बड़ा बांध है। चंबल परियोजना की बात करते हैं तो ये चंबल का सबसे बड़ा बांध है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में साथियों, राजस्थान में नहीं है। राणा प्रताप सागर से बिजली का उत्पादन होता है 172 मेगावाट। कितना? 172 मेगावाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला बांध है जवाहर सागर बांध। ये कोटा में है और इससे 99 मेगावाट
बिजली बनाई जाती है। हरिके कोटा बैराज बांध जो है साथियों, इसका निर्माण 1960 में हुआ था और इस बांध से केवल सिंचाई की जाती है। कोटा बैराज के जलाशय का उपयोग कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट करता है, जो राजस्थान का दूसरा सुपर पावर थर्मल संयंत्र है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो हरिके कोटा बैराज है उसका उपयोग जल का उपयोग करने में किया जाता है, कोटा बैराज का जलाशय के रूप में। और यहाँ पर एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो राजस्थान का दूसरा सुपर पावर थर्मल प्लांट है। यहाँ पर केशोराय पाटन जो बूंदी की चीनी मिल है 1965 में स्थापित की गई थी, वो भी चंबल नदी के किनारे बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 193 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है और उतनी ही मध्य प्रदेश को दी जाती है। तो याद रखना, इसकी अगर हम बात करते हैं, चंबल नदी से कुल कितना उत्पादन किया जाता है, 193 ही राजस्थान को और 193 ही मध्य प्रदेश को। तो टोटल कितना हो गया, आप लोग लगा सकते हैं 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे होता है, ठीक है ना, 386। तो इनमें से 193 राजस्थान को और 193 ही मध्य प्रदेश को दी जाती है। चंबल परियोजना राजस्थान में स्थित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, चंबल। चंबल परियोजना को 1953-54 में शुरू किया गया था और ये परियोजना 3 चरणों में बनाई गई थी। 3 चरण आपको याद रखने हैं। पहले चरण में गांधी सागर कोटा बैराज बांध, ठीक है, पहले में गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे में जवाहर सागर बांध, ये बनाए गए थे। कोटा बैराज से दाईं तथा बाईं ओर से निकाली गई नहरें निकाली गई हैं। यहाँ से दाईं बाईं ओर से नहरें निकाली गई हैं, जो क्रमशः कोटा बारा व कोटा बूंदी को सिंचाई देती हैं। रावत भाटा में FBR तकनीकी पर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं, जिनसे कुल 1400 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये आपको याद रखना, रावत भाटा में है ये। बांसवाड़ा में भी FBR तकनीकी पर आधारित लगभग 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं, जिनसे 2800 कुल मेगावाट परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे 2800 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर अगर चंबल की लंबाई मैंने आपको बताई दी कि 241 मीटर है, और इस 241 मीटर जो किलोमीटर की लंबाई है, इस पर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 जिले राजस्थान के आते हैं। और ये जो 3 जिलों का क्षेत्र है साथियों, ये हमारा कहलाता है विंध्यन कागार के नाम से जाना जाता है, जिसको हम GBF कहते हैं, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित जिलों का क्रम बताइए, ठीक है ना। यह प्रदेश अवनली का अपर्दन का उदाहरण है। इसमें विकसित आकृति उत्खात भूमि कहलाती है और इस उत्खात भूमि को हम डांग या बीहड़ भूमि कहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, सर्वाधिक बीहड़ जो भूमि बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल है। उत्खात भूमि को वेटलैंड या बीहड़ कहते हैं। रिवाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। रिवाइन का मतलब होता है डांग। डांग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सवाई माधोपुर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा जिला है, सवाई माधोपुर। लेकिन प्रतिशत क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कौन सा है, धौलपुर है। दोनों याद रख लेना। अब बीहड़ एवं डांग सुधार के लिए कुछ उपाय भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में कंदरा विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था 8 जिलों के अंदर। 8 जिले कौन कौन से हैं, भरतपुर संभाग के 4 जिले जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा 1995 में एक प्रक्रम चलाया गया था, जिसको बोलते हैं डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम। ये बीच में बंद कर दिया गया था और 2005 में इसको फिर से शुरू किया गया था। उन्हीं 8 जिलों के अंदर इसको पुनः चालू किया गया था, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में। अब बात करते हैं आगे। चंबल जो है मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात में यूपी में लगभग 264 किलोमीटर बहते हुए इटावा के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो निकलती कहाँ से है, ये भी आपको याद होना चाहिए। निकलती जानाप आपकी पहाड़ी मध्य प्रदेश से है और मिल कहाँ पर जाती है, याद रखना, मुरादगंज यूपी में यमुना में जाकर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अब देखो दाएं किनारे से कौन कौन सी नदी मिलती हैं चंबल के अंदर। सबसे पहले आलनिया नदी। तो ये आलनिया नदी साथियों मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पर बहती है, कोटा जिले के अंदर। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि
मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो याद रखेंगे आलनिया नदी बहती है। और ये कोटा के नोटाणा नामक स्थान पर, जगह कौन सी है? नोटाणा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। तो ये चारों ही फैक्ट याद रखना। अगली सहायक नदी है इसकी काली सिंध नदी। तो इसका उद्गम होता है देवास नामक स्थान से, मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में इसका प्रवेश होता है रामपुर झालावाड़ से। इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो 2 जिलों में बहती है, काली सिंध, झालावाड़ और कोटा। राजस्थान में इसकी 145 किलोमीटर लंबाई है। काली सिंध नदी जो है नामेरा के निकट चंबल में मिल जाती है। क्लियर? एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे। काली सिंध परियोजना की बात करें तो राजस्थान की पूर्णतः पहली सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना है। पहली क्रिटिकल तापीय परियोजना कौन सी है? काली सिंध परियोजना। नवनेरा बैराज की बात करें तो यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोटा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं काली सिंध की सहायक नदियाँ। अब देखो, नदी की सहायक नदी, फिर उसकी सहायक नदी, ऐसे लगातार हम स्टेप बढ़ते जाएंगे। काली सिंध की सहायक नदियों की बात करते साथियों तो पहली है आहू। ये सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ में, और गागरोन किले के निकट काली सिंध में मिल जाती है। तो याद रखना, गागरोन का किला किस 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है? आहू और काली सिंध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में है परवन नदी। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत का उत्तरी कंगार क्षेत्र मध्य प्रदेश से होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है बारीबोर झालावाड़ में। इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो 3 जिलों में बहती है, कोटा, बारा और झालावाड़, और यह शेरगढ़ अभ्यारण्य में बहती है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है? तो परवन नदी बहती है। यह कोटा जिले में पलायता के निकट काली सिंध नदी में मिल जाती है। पलायता नामक जगह है। अब हम बात करते हैं परवन की भी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखो, निजाम, थार और छापी। कौन कौन सी है? निजाम, थार और छापी, ये परवन की सहायक नदी है। उसके बाद काली सिंध की अगली सहायक नदी है आमसर, दूसरी है चोली, और 5वें नंबर की है उजाड़। तो ये काली सिंध की है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद आती है पार्वती नदी। ये पार्वती भी चंबल की है। इसका उद्गम होता है सुरो की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहाट बारा जिले में। भाव क्षेत्र है इसका 2 जिले, कोटा और बारा। यह नदी कोटा सवाई माधोपुर की सीमा पर पाले या पालिया नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं पार्वती की सहायक नदियों की तो याद रखना, बरेनी, आमेरी, डूबराज, रेतड़ी, बेदनी, लासी या बिलास, ये आपको नाम याद रखने हैं। अगली चंबल की सहायक नदी है कूनू या करेर। इसका उद्गम गुना मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में प्रवेश ये मोसेरी नामक स्थान से बारा में करती है। यह नदी पुणे वापस मध्य प्रदेश लौट जाती है और करौली जिले की सीमा पर चंबल में जाकर के मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी ये। अगली सहायक नदी आती है हमारी चंबल के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बनास। बनास बाएं तरफ से मिलती है। बनास इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बनास की बात करें तो इसको वन की आशा भी कहते हैं, वर्णाशा नहीं, वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। देखो, पश्चिमी बनास अलग थी, पश्चिमी बनास नदी अलग थी, और ये बनास अलग है। ये दोनों में अंतर समझ लेना आप लोग। तो ये बनास जो नदी है ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। इसका भाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन 6 जिलों में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितना है? 480 किलोमीटर। इस पर प्रमुख परियोजनाओं को आपको याद रखना है कि बनास जो नदी है इस पर कौन कौन सी परियोजना। पहली है नंदसमंद परियोजना, ये राजसमंद जिले में है। ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं? राजसमंद की लाइफलाइन भी कहते हैं, नंदसमंद परियोजना को। दूसरी परियोजना विशलपुर परियोजना जो टोंक जिले में है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण 1989 में टोडा राय सिंह के द्वारा किया गया था। विशलपुर परियोजना जो है वो टोंक, जयपुर, ब्यावर, नशीराबाद, किशनगढ़, सरवाड़, अजमेर, केकड़ी और अजमेर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है। ठीक है, तो विशलपुर परियोजना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशलपुर परियोजना किन 2 जिलों को मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति करती है। तो पहला होगा अपना, उसमें ऑप्शन दिया गया था अजमेर और जयपुर, तो वहाँ पर ये ऑप्शन राइट माना था। ये 2 ही ऑप्शन थे मुख्य रूप से। उसके बाद है ईसरदा परियोजना। तो साथियों, ईसरदा परियोजना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर। मुख्य रूप से प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछा गया है कि बनास नदी पर 3 संगम भी हैं। कौन कौन से हैं? इन संगमों को कई बार पूछा गया है। पहला संगम बनता है बीगोद भीलवाड़ा में। तो बनास में कौन कौन सी नदियों का है? एक तो बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल, ये तीनों नदी कहाँ मिलती है? बीगोद भीलवाड़ा में।
दूसरा संगम है राजमहल टोंक, ये बनास, खारी और डाई ये तीनों मिलती हैं। और तीसरा संगम है रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर। तो देखिएगा ये बनास, चंबल और सीप इन 3 नदियों का संगम है। तो ये तीनों ही संगम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं। बनास की भी सहायक पढ़ेंगे। सबसे पहले है बेड़च, इसका उद्गम होता है गोगुंदा से, ठीक है ना, गोगुंदा से होता है। और ये आयड़ के नाम से जानी जाती है जब इसका उद्गम होता है। तो आयड़ जो नदी है हमारी शुरुआत में, जब इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है, शुरुआत में निकलती है, तो ये उदयपुर शहर के उत्तर से बहती है। और इस नदी के किनारे आहाड़ सभ्यता का भी विकास हुआ था, याद रखना, बेड़च नदी के किनारे, या आहाड़ बोल सकते हैं इसको, आयड़ नदी। यह नदी उदय सागर झील का निर्माण करती है। उदय सागर झील से निकल करके इसका नाम बेड़च पड़ जाता है। सबसे पहले इसका उद्गम से निकली, फिर उदय सागर झील में गिर जाती है, फिर उसके बाद ये, तो सबसे पहले जब निकली थी इसका नाम आयड़ था। क्या था? आयड़। जैसे ही ये उदय सागर झील में गिरी, इसका नाम क्या पड़ गया? बेड़च पड़ गया। इस तरीके से इसका नाम बेड़च था। क्लियर? आगे चलते हैं। आयड़ नदी उदयपुर शहर में स्थित पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, इन सब का पानी लेकर के आती है। गुमानिया नाला से पानी बेड़च में आता है। इन झीलों का जो पानी है ना, वो गुमानिया नाला से बेड़च नदी में आता है। गुमानिया नाला बहुत फेमस है, याद रखना इसको। फतेह सागर झील में मोरबानी नदी भी आती है। फतेह सागर में कौन सी आती है? मोरबानी नदी भी। और पिछोला झील में, देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछोला झील में सिसरवा, बुजड़ा, कोटड़ा और अमरजोग इन नदियों से भी पानी आता है। उदय सागर झील से आयड़ को बेड़च के नाम से जाना जाता है। बेड़च का भाव क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये 3 जिलों में बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? कुल 157 किलोमीटर। बेड़च नदी पर ही चित्तौड़गढ़ में घोशुंडी का बांध बना हुआ है। घोशुंडा बांध, याद रखना, घोशुंडा बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, बेड़च नदी पर। बेड़च की सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहली है गंभीरी नदी। गंभीर नदी अलग है साथियों, ठीक है ना, और गंभीरी अलग है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये गंभीर नदी करौली में है, जबकि ये गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है, ठीक है ना। बेड़च से चित्तौड़ के मैसा के पठार के उत्तर में मिलती है ये। और गंभीरी जो बांध है इस गंभीरी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद दूसरी है बेड़च की सहायक नदी औराई, ये बस्सी अभ्यारण्य में बहती है। कई बार पूछा गया प्रश्न, बस्सी अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? औराई। तीसरी है मैनाल, ये मैनाल आपको पता है भीलवाड़ा में बीगोद के निकट संगम बनाती हुई और बनास में मिल जाती है। और ये मैनाल जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपको याद रखना, भीलवाड़ा में, मैनाल नदी पर। चौथी गुजरी है और 5वीं बागान, ये सब आपको बेड़च की सहायक नदी याद रखनी है। अब देख लो इस तरीके से। अगली नदी आती है हमारी कोठारी नदी। तो देखिएगा कोठारी, ये बनास की सहायक नदी चल रही है सब अभी, ठीक है ना। कोठारी की बात करते हैं तो ये बाएं से बनास में मिलती है, बाएं तरफ से। और कोठारी निकलती है साथियों देवेश की पहाड़ियाँ राजसमंद से, देवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कुल लंबाई 145 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इसका भाव क्षेत्र भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में। नंदराय नामक स्थान के निकट बनास में ये नदी मिल जाती है। और इस नदी पर भीलवाड़ा के पास में ही मांडलगढ़ कस्बे में एक मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बहुत बार एग्जाम पूछा गया। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर, जो भीलवाड़ा शहर को जलापूर्ति करता है। और भीलवाड़ा में ही कोठारी की सहायक नदी आपको याद रखनी, कौन सी है? बहामनी है। कौन सी है? बहामनी, जो कहाँ से निकलती है? चौपन की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। क्लियर? ये देख लो आप लोग। उसके बाद आती है खारी नदी। खारी नदी, इसका उद्गम होता है विजराल की पहाड़ी राजसमंद से। इसका भाव क्षेत्र साथियों राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ये 4 जिलों में बहती है। खारी नदी मेरवाड़ा को मेवाड़ क्षेत्र से अलग करती है। यह अजमेर और भीलवाड़ा की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा और विजयनगर के मध्य बहती है। तो याद रखना, मेरवाड़ा और मेवाड़ क्षेत्र को अलग कौन सी नदी करती है? खारी नदी करती है। और अजमेर भीलवाड़ा की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? तो भी खारी नदी बनाती है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। खारी नदी पर ही अजमेर जिले में नारायण सागर बांध है। कौन सा है? नारायण सागर परियोजना। और खारी नदी, याद रखना, नारायण सागर जो बांध है वो अजमेर जिले का समुद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अजमेर जिले का समुद्र, ठीक है। और खारी नदी जो है वो राजमहल नामक स्थान टोंक में बनास के साथ संगम बनाती है। और इसी संगम पर डाई नदी अजमेर की नशीराबाद की पहाड़ियों से भी आती है। अब देखो इसमें एक तो बनास, एक खारी और एक डाई, ये तीनों नदी कहाँ पर बनाएगी? संगम राजमहल टोंक में बनाएंगी।
और खारी की सहायक नदी की बात करते हैं तो मानसी है। कौन सी है? मानसी, जो भीलवाड़ा में करणगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना, खारी की सहायक नदी मानसी है। अगली नदी पढ़ेंगे मासी। कौन सी है? मासी। देखिएगा मासी के बारे में, इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से होता है। और मासी की सहायक नदी की बात करें तो वो बांडी है, जो जयपुर से निकलती है। कहाँ से? जयपुर से। अगली नदी हमारी मोरेल। तो देखिएगा जिसकी भी सहायक नदी चल रही है उसके बारे में ध्यान रखना आप। ये सैनपुर की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से। इसका भाव क्षेत्र जयपुर, दौसार, सवाई माधोपुर में बहती है। इस नदी पर पोलू खेड़ा यानी सवाई माधोपुर के निकट में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर, याद रखेंगे। मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ, जो अचरोल की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद कालीसिल नदी, यह नदी सपोटरा गांव से निकलती है, सपोटरा तहसील करौली से। और इसका भाव क्षेत्र 2 जिले हैं, करौली और सवाई माधोपुर। अगली नदी है बामनी नदी। बामनी या ब्राह्मणी इसको कह सकते हैं, और चंबल की सहायक नदी है ये। इसका उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से। इसका भाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ही केवल बस। और ये नदी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से होकर भी नदी कौन सी बहती है? बामनी नदी बहती है, आपको याद रखना है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से। बामनी नदी को बनास नदी से जोड़ने की परियोजना अंतर जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे इस लाइन को आप लोग। क्लियर? उसके बाद है मेज नदी, ये चंबल की सहायक नदी है। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा इन 3 जिलों में बहती है। बूंदी जिले में मेज नदी पर गुड़ा परियोजना बनी हुई है, और मेज नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, आपको बताएंगे उसके बारे में। तो जो मेज नदी है वो लाखेरी बूंदी से होकर के बहती है। और मेज की सहायक नदी है कुराल। कौन सी है? कुराल, जो ऊपर माल के पठार से आती है। मेज की सहायक नदी दूसरी मांगली भी है। कौन सी है? मांगली भी है, जिस पर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। याद रखना, भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? बूंदी में, मांगली नदी पर। और मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है? तो मांगली की है। अगली नदी देखेंगे हम थोड़ा सा। बूंदी जिले में वर्षा जल से विकसित विभिन्न नालों का समूह चाकन कहलाता है। इसलिए आपको याद रखना, चाकन बांध भी कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। बूंदी जिले में चाकन बांध बना हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगली नदी पढ़ते हैं बाणगंगा। अब देखो चंबल खत्म होगी, अब कौन सी आती है? बाणगंगा नदी आती है। चंबल था इतना बड़ा, हमने जो अब तक पढ़ा है। बाणगंगा नदी निकलती साथियों बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, और इसका भाव क्षेत्र है जयपुर, दौसा, अलवर। यह भरतपुर जिले उज्जैन के निकट लुप्त हो जाती है। इस नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया रुंडित नदी किसे कहते हैं? तो बाणगंगा को आंसर याद रखना। बाणगंगा मुख्यतः यमुना की सहायक नदी थी, पहले थी, अब नहीं है। बाणगंगा पर जयपुर जिले में रामगढ़ बांध बना हुआ है। और बाणगंगा की सहायक नदी आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे हैं, ताला और पलोशन। कौन सी है? ताला और पलोशन, ये बाणगंगा की सहायक नदी है। और इसी को साथियों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसके याद? अर्जुन की गंगा, ये भी आपको याद रखना, अर्जुन की गंगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। गंभीर नदी, गंभीर नदी, ठीक है ना। और इस गंभीर की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है। ये गंभीर हमारी करौली वाली, ये पांचना बांध से निकलती है, और ये करौली भरतपुर में बहती है। भरतपुर जिले में गंभीर पर एक अजान बांध बना हुआ है, जो भरतपुर जिले में है। और इस बांध के माध्यम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति होती है। गंभीर की सहायक जो नदियां हैं भरतपुर जिले में, एक कुकुंद नदी है। कौन सी है? कुकुंद। ये गंभीर की सहायक नदी है, कुकुंद नदी, जो बंद बरेठा अभ्यारण्य में बहती है। याद रखना, कुकुंद नदी बंद बरेठा अभ्यारण्य में बहती है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। गंभीर की सहायक नदी एक पार्वती है, जो करौली के सपोटरा से भी निकलती है। करौली के सपोटरा से पार्वती धौलपुर जिले में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। कहाँ पर? गंभीर में। अब पार्वती जो नदी है हमारी, उसकी सहायक नदियाँ 5 और हैं। कौन कौन सी हैं? अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावर और भद्रावती। ये जो 5 नदियाँ हैं पार्वती की, ये पाँचों की पाँचों नदियाँ पांचने बांध में जाकर के गिरती है। इसी वजह से इसका नाम पांचना पड़ा है। 5 नदियाँ आपको याद रखना है, जो पांचना बांध में मिलती हैं वो है अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावर और भद्रावती। ये 5 नदियाँ हैं जो पार्वती की सहायक नदी हैं। पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में पार्वती परियोजना बनी हुई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया पार्वती परियोजना किस जिले में है? धौलपुर जिले में। और गंभीर नदी किनारे पर ही, गंभीर नदी के किनारे ही भरतपुर में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना,
खानवा का युद्ध आपको पता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में 27 मार्च और 1727 में, ठीक है ना। ये खानवा का युद्ध हुआ था गंभीर नदी के किनारे भरतपुर रूपबास के अंदर, खानवा का युद्ध याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है। और कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज़िलों के बारे में, राजस्थान की ज़िलें। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप सभी लोग लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, राजस्थान की ज़िलों के बारे में। क्लास रोज रेगुलर आप लोग रहते रहें तो बेटर रहेगा। धन्यवाद।